को श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने देश के नाम अपनी जान कर दी, शहादत दी। जी हां, ये कतार में जो 40 शव आप देख रहे हैं जिन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, और देश के कई हिस्सों में लोगों ने अपनी बालकनी में 3-3 मोमबत्तियां जलाई हैं इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ना सिर्फ गुस्सा है, आंखें नम है, बल्कि दिल फट रहा है, कलेजा फट रहा है कि आखिरकार देश के दिल, देश की आत्मा पर यह हमला हुआ है। ये सीधी तस्वीरें आप पालम एयरपोर्ट से देख रहे हैं। हमारी लगातार बड़ी कवरेज जारी है और हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है चर्चा के लिए। हमारे साथ राजीव पांडे बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल DR सोनी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित रैना कश्मीरी एक्सपर्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ BL बोरा साहब जो कि फॉर्मर होम सेक्रेटरी हैं वो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कर्नल A खन्ना वो भी जुड़ गए हैं जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ये तस्वीरें हम सीधे पालम से आपको दिखा रहे हैं। यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी, केजरीवाल, PM भी पहुंचने वाले हैं, रक्षा मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम जुड़ रहे हैं। मोहित, सबसे पहले हमें बताएं कि PM वहां पर पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, और थोड़ा विलंब हो रहा है, उसकी क्या वजह है? आजल, बिल्कुल यहाँ पे करीब 7:15 बजे एयरफोर्स के विशेष विमान से सभी शवों को यहाँ पे लाया गया था। करीबन 5:30 बजे यहाँ शवों को आना था, लेकिन कश्मीर में मौसम की खराबी के कारण जो एयरफोर्स का विमान है वो 2 घंटे देरी के बाद यहाँ पे टेक्निकल एयरवेज के अंदर लैंड किया है। आपको पीछे की तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पे इस वक्त एयरफोर्स के जो जवान है वो गेट पर तैनात है और प्रधानमंत्री का यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त राहुल गांधी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, निर्मला सीतारमण यहाँ पहुंची हुई है, अरविंद केजरीवाल यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और इसके अलावा खुद राजनाथ सिंह जो है शवों के साथ इस वक्त टेक्निकल एयरबेस के अंदर आए हैं। बस प्रधानमंत्री यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद देश की तरफ से सभी जवानों को जो शहीद जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और उसके बाद यहाँ से सभी जो जवानों के शव है वो एक एक करके उनके जो पैतृक निवास है वहां भेजे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना चाहें तो यहाँ पे सभी तैयारियां हो चुकी हैं। जो वाहन है जिनमें पार्थिव शरीर जाएंगे उन वाहनों को यहाँ पे तैयार किया गया है, सेना के सभी वाहन है, और जो आसपास के जिलों में यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान को उनको बाय रोड भेजा जाएगा, और जो महाराष्ट्र और बिहार के हैं उनको यहाँ से विशेष चॉपर के जरिए उनके शवों को उनके पैतृक निवास में भेजा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। प्रदेश से लेकर झारखंड तक और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक 15 राज्यों के ये जो जवान हैं, और इनके पार्थिव शरीरों को ले जाना है इनके परिवारों के पास ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। आपने कहा जो आसपास के जिले हैं वहां पर उनको गाड़ियों के जरिए भेजा जाएगा, जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी के पार्थिव शरीर हैं, उन्हें कैसे भेजा जाएगा? हाँ, उनके लिए विशेष चॉपर की व्यवस्था की गई है, उनको सभी को एयरलिफ्ट किया जाएगा, और बताया जा रहा है कल शाम 4 बजे तक सभी जो शहीद है उनके जो पार्थिव शरीर है उनको उनके पैतृक निवास तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर विशेष तैयारियां की गई हैं। CRPF को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है। CRPF की कई टुकड़ियां यहाँ पर इस वक्त मौजूद है जो इन तैयारियों को देखरेख में लगी हुई है। हाँ, चल मोहित, हम समझ सकते हैं कि वहां पर खास तौर से ये तमाम जो नेता हैं उनका यहां पर आना जारी है, और प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंचते होंगे श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन देश में इस वक्त गुस्सा है, और CRPF के जो जवान जो शहीद हुए हैं और सुरक्षा बलों से अगर वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो ये इंतजामात कर रहे होते, उन पर क्या गुजर रही है? किसी से क्या बात हो पाई आपकी जो इन इंतजामों में लगे होंगे कि 40 शवों को एक एक करके जब ग्लोब मास्टर से उतारा गया, उनके दिल पर क्या गुजर रही थी? बिल्कुल आंचल, जो जवान यहाँ पे मौजूद है उनको अपने साथियों को खोने का गम है, और जितना गम है और उतना ही उनके अंदर रोष भरा हुआ है। उनका कहना है कि सरकार हमें आदेश दे, और आदेश इस तरीके से दे कि हमें वो वापस ना आए, और हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान को किस तरीके से इसका जवाब दिया जाता है, आतंक को किस तरीके से हम जवाब देते हैं, आतंक को हम जड़ से खत्म कर देंगे। ऐसी उनकी भावना है जो इस वक्त रह के सामने आ रही है, लेकिन उनकी आंखें भी नम है क्योंकि अपने ही साथियों के शवों को उस वक्त उनको उनके घर पहुंचाना है, जो सबसे मुश्किल काम होता है कि किस तरीके से एक परिवार को उसके बेटे का शव वहां दिया जाएगा, और उसके बाद वहां पर श्रद्धांजलि के लिए लोग बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ जो परिवार है वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, वो भी उनका भी कहना है कि हमें
गम नहीं है कि हमारा एक बेटा गया है, हमें और बेटे भी हम देश के ऊपर नछावर कर देंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को उसी की जुबान में उसी की तरह जवाब देना बहुत जरूरी है। ये 40 शहीद नहीं है, किसी की नई नई शादी हुई थी, किसी के घर में अभी बच्चा पैदा हुआ था, किसी के माता पिता इतने बुजुर्ग हैं और उम्र के उस पड़ाव में हैं जिनको ये खबर तक नहीं दी गई है। पूरा देश आज इनके साथ खड़ा हुआ है। वोरा साहब, सबसे पहले आपसे, ये जो तस्वीरें हैं, जो कतार से लगे हुए ये 40 पार्थिव शरीर हैं, ये हमारी आंखें नम कर रहे हैं। बदला कैसे हो, क्या जवाब होना चाहिए? बदला तो लेना ही चाहिए और सारा देश कह रहा लेना चाहिए, प्रधानमंत्री ने भी कहा लेना चाहिए। अब सवाल है कि बदला कब, कैसे, कहां, कितने तरीकों से लिया जाए। तो अब एक तो ये जो फौजी बदला है उसके तो फौज वाले तय करेंगे, वो लोग जानते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। उसके अलावा जो जो काम शुरू तो कर दिया भारत सरकार ने, डिप्लोमेटिक प्रेशर बना दिया, बुलाया लोगों को, FMN स्टेटस जो है वो हटा दिया। मैं कहूंगा इंडस वाटर ट्रीटी जो है उससे उनका पानी जो वाजिब है रोक दिया जाए, बलोचिस्तान की यहाँ एम्बेसी खोली जाए, और खास करके वो लोग जो वैली के अंदर रह रहे हैं, जो देश के दुश्मन हैं, जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाए, उनको कश्मीर से उठा लिया जाए, उनको कहीं और रखा जाए। जैसे अभी तक ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था ना सर, तो अब सवाल ये है कि लोकल सपोर्ट यहाँ पे था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब आप दो क्विक ऑप्शंस बताइए, किस तरह का और ऑपरेशन ऑल आउट किया जाए, क्योंकि ये जो दक्षिण कश्मीर का इलाका है जो खास तौर से प्रभावित है, वहां पर कोलैटरल डैमेज भी हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जस्ट क्विकली, एक तो ये है कि सिविलियंस को जो भी फैसिलिटीज, अभी आज क्या हुआ कि साइड से गाड़ी आई जो मार गई, तो जब कन्वाय चलते हैं तो साइड पे बिल्कुल पाबंदी लगा देनी चाहिए मूवमेंट के लिए। दूसरा ये कि अगर कोई डिस्टर्ब करता है ऑपरेशन को तो बहुत सख्ती बरतनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ, और जितने केसेस हैं वो सारे कश्मीर के बाहर ट्रायल होने चाहिए, लोगों को बाहर भेजना चाहिए। कर्नल खन्ना, और जल्दी ऑप्शंस बहुत होती हैं, लेकिन डुएबल ऑप्शंस कितनी है? डुएबल ऑप्शंस तो बहुत हैं। पिछली बार हमने उरी के अटैक के बाद सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और उसके बाद खुद ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये हमने कर दिया है और अब पाकिस्तान अगर और दहशतगर्दी नहीं फैलाएगा तो हम और कुछ नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती थी। आपके पास ऑप्शन शुरू से थे। 1996 का दिया हुआ मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस आपने पार्लियामेंट के अटैक के बाद नहीं खत्म किया, मुंबई के बाद नहीं किया, उरी के बाद नहीं किया, आज करना पड़ा। आपने आज डिप्लोमैट्स को बुलाया, मेरे हिसाब से आपको पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स को बुलाना चाहिए था और उनके हाई कमिश्नर को वापस भेज देना चाहिए था। यू कैन इमीडिएटली स्केल डाउन द डिप्लोमैटिक स्टेटस विद पाकिस्तान। यू कैन रिवाइज द इंडस वाटर ट्रीटी, लेकिन उसमें 3-4 साल लगेंगे इफेक्ट होने पे। आपको जो सॉफ्ट पॉलिसी जो अभी चल रही थी, पीडीपी के साथ जो गवर्नमेंट बनी थी, पथराव हो रहे थे कई सालों से, एनकाउंटर्स में फौजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान शहीद हो रहे थे क्योंकि उनको टाइम से एम्बुलेंस या हॉस्पिटल तक पहुंचाना नहीं दिया जा रहा था। अब इस एनकाउंटर के बाद भी जो ये दुकानों के सामने ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है हाईवे पे, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इतना बड़ा जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 250 केजी एक्सप्लोजिव एक टाटा सुमो में लोड हुआ है, उसके सर्किट बने हैं, उसकी प्रैक्टिस करी गई होगी, लेकिन अभी तक कोई ओवरग्राउंड सपोर्टर हमने ना तो खत्म किया ना पकड़ा है। और इसमें बहुत क्लियर है, जम्मू या कश्मीर के जेलों में हम किसी भी पकड़े गए टेररिस्ट को नहीं रख सकते। उसको आप चाहे बाहर लेके जाइए और उसकी सजा होनी चाहिए इमीडिएटली। स्टोन पेल्टिंग किसी भी एनकाउंटर साइट में होती है तो उस पर सख्त से सख्त जवाब दिया जाना चाहिए। ये सारे मेजर जब आप करेंगे तभी पाकिस्तान को कुछ सबक ये लॉन्ग ड्रॉन मल्टी प्रोंग्ड मेजर्स की बात की जाती है। अमित रैना, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, ये तो हालात बद से बदतर हो गए ना। बिल्कुल, और समस्या ये है कि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं, हमेशा एक रिएक्टिव स्ट्रेटजी रही है। हमारी स्ट्रेटजी भी नहीं कहूंगा, हमारा एक रिएक्शन ही रहा है और एक परमानेंट स्ट्रेटजी नहीं है। जैसा भी कर्नल साहब ने बोला, हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी और हमने कहा आगे नहीं करेंगे। पाकिस्तान एक रोग नेशन है और उनको कोई फिक्र नहीं कि अगर उनके फौजी, उनके लोग मारे जाते हैं, आपको उसको क्रिपल करना है, आपने उनको घुटनों पे बिठाना है और उसके लिए आर्मी ऑप्शन के अलावा आपको डिप्लोमेटिक ऑप्शन एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, आपको इकोनॉमिक ऑप्शन एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। आपने अभी तक उनको एनिमी स्टेट डिक्लेयर क्या शुरुआत हुई है अमित रैना? आज जब MFN स्टेटस में ड्रॉ किया, शुरुआत हुई है? नहीं, ये टू लिटिल टू लेट, इनसिग्निफिकेंट है ये। आज आपसे उम्मीद थी कि आप बुलाएंगे हाई कमिश्नर को, उसको कहेंगे
यू आर नॉट रिक्वायर्ड हेयर, स्केल डाउन द एम्बेसी और आप वापस जाइए। आप अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाएंगे इस्लामाबाद से, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बंद करेंगे। ठीक है। श्रीकांत शर्मा जी जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये दो ऑप्शंस हैं अमित रैना ने गिनाई कि हम अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाएं और उनके डिप्लोमेट्स को बोरिया बिस्तर बंद करके यहां से भेज दें। क्या ये एक्सरसाइजेबल हैं और इमीडिएटली एक्सरसाइज की जाएंगी सरकार द्वारा? नहीं, ये जो डिप्लोमेट्स को कहना कि आप निकल जाएं और अपने डिप्लोमेट्स को बुला लेना, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप होता है। ये जब जंग होता है उसके पहले। इससे ज्यादा क्या एक्सट्रीम होगा? ये अभी जंग ही है सर, और क्या है? तो अगर जंग मतलब फिर इसके ये तो जंग है, और क्या, और कितने, और क्या जंग की क्या डेफिनेशन होती है? ये जंग है, 30 साल से आप जंग ही लड़ रहे हैं। टर्की और रशिया में एक मिग गिरता है, रिलेशनशिप एट एम्बेसडर लेवल खत्म हो जाते हैं, दोनों रिकॉल कर लेते हैं। यहां तो जंग है, 45 सोल्जर मारे गए हैं आपके, और आप कह रहे हैं जंग नहीं। एम्बेसडर को तो बुला लिया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके एम्बेसडर को जाने के लिए कहें तो उसको कहते हैं पर्सना नॉन ग्राटा। बिल्कुल पर्सना नॉन ग्राटा। तो पर्सना नॉन ग्राटा बनाए उनको, अगर आप बनाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज श्रीकांत जी मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहूंगी, जो हमने अपने एम्बेसडर को उधर से बुलाया है वो रिकॉल नहीं किया गया है, उनको बुलाया गया है बैठक के लिए, कंसल्टेशन के लिए। तो आप जो कह रहे थे कि वहां से रिकॉल करने की बात है, क्या रिकॉल होना चाहिए? अब ये सब डिप्लोमेसी के स्टेप्स हैं, लेकिन जो बात चल रही है उसमें तो ये सब बेकार है। वो तो कह रहे हैं जंग चली रही 30 साल से, तो फिर ये बातें करना बेकार है। डिप्लोमेसी की बात ही बेकार है इसमें। तो अगर 30 साल से जंग चल रही तो जंग करिए फिर। तो ये सब डिप्लोमेसी लेकिन प्रॉक्सी वॉर तो है ना श्रीकांत जी, ये प्रॉक्सी वॉर तो चल रही है ना। देखिए प्रॉक्सी वॉर तो चल रही है, लेकिन उसके बाद भी आपने प्रधानमंत्री मिलते रहे हैं। हाँ। कितने बार मीटिंग्स हुई हैं ये 30 साल में, कितने बार प्रधानमंत्री एक दूसरे से मिले हैं। तो ये सब चीजें चलती रही हैं। तो जो डिप्लोमेसी का तकाजा है वो अलग है। उसमें आप ये आक्रोश जो है, आज जो आक्रोश है, उस आक्रोश को उनको कन्वे करना जरूरी है। ठीक है, तो वो कन्वे किया गया है, बहुत कड़ी आक्रोश को कन्वे किया गया है डिप्लोमेटिक तरीके से। ये कदम है। हम तस्वीरें दिखा दें और बता दें अपने दर्शकों को कि राहुल गांधी यहां पर पहुंच गए हैं। हम देख पा रहे हैं आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी यहां पर मौजूद हैं, जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं सीआरपीएफ के उन 40 बहादुर जवानों को जो देश ने एक कायराना हमले में खो दिए हैं। और ये दुख का गुबार है जो इतनी जल्द नहीं थमने वाला है। अभी तक बहुत ज्यादा संयम देखा है हमने, राजनीतिक दलों में भी इस पर सियासत नहीं हुई है, लेकिन सवाल हर एक के जहन में जरूर है कि अब क्या, अब आगे क्या, पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि स्थान, समय और स्वरूप किस शक्ल में पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, ये सेना को खुली छूट दे दी गई है। और पाकिस्तान ने जो इस बार गलती कर दी है उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजीव पांडे, किस तरह से जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान? देखिए, जो डिप्लोमेटिक है, आज पहला एक्शन कम से कम 96 में एफएम दिया गया, आज उसको हटा लिया गया है। जो डिप्लोमेट है उनको बुलाया गया है कि राजनायक जी को कि हम आगे क्या करें। और जैसा सर ने कहा कि जब तक हमको मल्टीप्रोंग एक्शन लेना पड़ेगा, और उसमें इकोनॉमिक ब्लॉकेट के साथ साथ मिलिट्री एक्शन की बात है। देखिए, आप जो भी कहें, ये तय है कि 30 साल से प्रॉक्सी वार चल रहा है, और भारत को अब जिस तरीके से स्केल अप होता जा रहा है, जो घटनाएं हैं, उड़ी में 19 जवानों की शहादत एक दिन आज इस बात का राजीव पांडे आपको दुख हो रहा है कि आप ही मौलाना मसूद अजहर को, जो मास्टरमाइंड रहा है इस हमले का, उसको IC 814 के बाद छोड़ने गए थे। देखिए, बहुत ही मतलब आप गलती की मानेंगे क्या? नहीं, जो भी लोग ये कह रहे हैं, उस संदेश में जब हमारा विमान हाईजैक था और सारी पार्टियों ने उस समय तय करके किया कि उन लोगों को बचाने के लिए, ऐसा नहीं था कि मौलाना मसूद अजहर को छोड़ने के लिए गए थे। वहां जो लोग थे, आप उसको दूसरी तरीके से देखिए कि मौलाना मसूद अजहर को अगर मौलाना मसूद अजहर नहीं भी होता, फिर भी ऐसी घटनाएं हुई है। सर, समस्या ये है, समस्या बताती हूँ कहाँ है। मौलाना मसूद अजहर को जस्टिफाई, उसको छोड़ने को तो कर रहे हैं, लेकिन लाहौर बस भी होता है, उसके बाद शॉल की डिप्लोमेसी भी होती है। दिक्कत यही है सर, एक कदम आगे चलती है हमारी डिप्लोमेसी और राजनीति, और 2 कदम पीछे जब पाकिस्तान से पटकनी खानी पड़ती है। ये मिथ्या
डिप्लोमेसी वाली 70 साल से देश को बेवकूफ बनाने के लिए की जा रही है। हर बार आपके साथ स्टैबिंग हुई है। अगर आप 70 साल में 70 स्टैबिंग के बाद भी नहीं सीखे हैं तो हम मूर्ख देश है। मैं वही कह रहा हूं अमित जी, आप 65 में सर क्रीक में एग्रीमेंट साइन करते हो और वो ऑपरेशन जिब्राल्टर करते हैं। आप लाहौर बस यात्रा लेके जाते हो, कारगिल करते हैं। आप वो पार्लियामेंट अटैक करते हैं, बॉम्बे अटैक करते हैं। आप यहां से डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। वो उस देश को जिस देश ने 50% ऑफ पॉपुलेशन 50% लैंड हारने के बाद भी नहीं सीखा हो और आप उससे डिप्लोमेसी की उम्मीद कर रहे हैं, तो हम कौन सी मिथ्या वाली दुनिया में रह रहे हैं मुझे नहीं पता। जहां तक मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्टेटस की बात है, आप गूगल कर लीजिए। मेरा दर्शकों से रिक्वेस्ट है, गूगल कर लें। बीजेपी के प्रवक्ता जब उनसे पहले पूछा जाता था कि एमएफएन क्यों नहीं हटाया जा रहा, बोले तो इनसिग्निफिकेंट है, ट्रेड ही नहीं है, इसका तो कोई मायने ही नहीं है। और आज एक बड़ा कदम हो गया। ये नीजर्क रिएक्शन है राजीव पांडे। नहीं, नीजर्क रिएक्शन है। मेरा मानना है कि ये शुरुआत है। देखिए, आप बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बहुत कम ट्रेड है, या पहले कहते थे कि ट्रेड शुरुआत किसकी है सर? शुरुआत तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक की भी की थी, उसके बाद भूल गए। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, रिकॉर्ड तादाद में होती चली गई। उसका जवाब नहीं दिया गया। क्या हमारे साथ कर्नल खन्ना साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या इस सरकार के तहत लोकल कमांडर्स को फ्री हैंड दिया गया है कि नहीं सीज फायर वायलेशंस के लिए? इससे पहले और इसमें कोई अंतर हुआ है कि नहीं? कश्मीर में ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है, मैक्सिमम नंबर जो है, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, अभी अवंतीपुरा हुआ। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ क्योंकि इंटेलिजेंस मैं 200 किलो से ज्यादा का आईईडी, 200 किलो से ज्यादा का आईईडी कहां से आया सर? देखिए, ऐसा है कि टेररिस्ट अटैक तो 9/11 जो अमेरिका जैसा सुरक्षित देश है उस पर भी हुआ है। उसके बाद नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज आप जो सरकार का जो एक्शन है, क्या आपने अभी एक बात कही कि सीज फायर वायलेशन होता है, वो एक रोग नेशन है, वो सीज फायर वायलेशन करता है, हम उसका जवाब देते हैं। आज जो स्थिति है, मेरे हिसाब से वो थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस हो चुका है। भारत की सरकार को मल्टीप्रोन एक्शन लेना पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमिक हो और मिलिट्री हो। इसके सिवाय पाकिस्तान सुधरने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। आपको इतना और एक्शन लेना पड़ेगा। पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है। कर्नल खन्ना, मुझे ये जवाब दें कि आज की तारीख में जो तस्वीरें देख रहे हैं, जिससे हमारा दिल पसीज रहा है कि यहां पर 40 हमारे जवान, हमारे बहादुर बेटे जो हमने खो दिए, इन तस्वीरों के लिए कौन जिम्मेदार है? आई थिंक हम सब जिम्मेदार हैं। हमारा पूरा इंटेलिजेंस सेटअप जिम्मेदार है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी जिम्मेदार है। मेरे हिसाब से सीआरपीएफ की भी जो हायर लीडरशिप है ये बिल्कुल जिम्मेदार है इसके लिए। 2 दिन पहले ही पुलवामा के ही मदरसा में एक छोटा एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें कुछ बच्चे इंजर हो गए थे। उसके बाद एक कॉन्वॉय चला है 70 बसों के साथ, 2500 जवानों के साथ, 78 बसों के साथ, 2500 से ज्यादा जवान थे। और इंटेलिजेंस इनपुट थी कि आईईडी इकट्ठा किया जा रहा है। 3 जनवरी को एक इंटेलिजेंस इनपुट आ गई थी कि एक जोश ए मोहम्मद का एक आईडी एक्सपर्ट जो शायद सीरिया में ट्रेन हुआ है, वो जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशंस को करने के लिए इन्फिल्ट्रेट कर चुका है साउथ कश्मीर में। साउथ कश्मीर एक गढ़ बन चुका है, उसमें कंप्लीट वहाबी और जिहाद की भावना आ चुकी है, लेकिन हमारे को समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ कैसे डील करना है। और अभी जो आप देख रहे हो ये एक एक्चुअली जन आक्रोश फोर्स कर रहा है गवर्नमेंट को कि अब आपको कुछ स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। ये अगर मेरे हिसाब से 10 या 12 सिर्फ बॉडीज होती हमारे सामने तो शायद उतना आक्रोश नहीं होता, बट हमारे सामने हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं दिन दिहाड़े एक हाईवे पे जी। और इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। और उसका बदला सिर्फ मिलिट्री नहीं हो सकता, ये पूरे स्पेक्ट्रम, हर चीज जो पाकिस्तान को हार्म कर सके, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कुछ भी हो, उसका हमको लेना ही पड़ेगा। तो हम सब इन तस्वीरों के लिए जिम्मेदार हैं और हम सबको अब इकट्ठे होकर ही इसका जवाब भी देना होगा। कैसे देंगे जवाब? इस शरीर को एक कतार में रखा गया और श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, आर्मी चीफ बिपिन रावत, सब नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन 40 भारत के बहादुर बेटों को जिन्हें एक कायराना आतंकी हमले में मार डाला गया। इनकी शहादत को
नहीं भूला जाएगा और उस शहादत के लिए किस तरह का जवाब, माकूल जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए, अब ये बड़ा सवाल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर राज्यवर्धन राठौड़ भी नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं। इन चेहरों पर शोक है। तिरंगे में लिपटे इन बहादुर बेटों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और 15 राज्यों से ये 40 सीआरपीएफ के जवान जो इस वक्त तिरंगे में लिपटे हुए हैं, उन्हें उनके पार्थिव शरीर को वापस उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि बहुत से ये जवान जो हैं वो गरीब वर्ग से आते हैं, पिछड़े तबके से आते हैं। ऐसे में अमित रैना, शीलकांत जी का बहुत वाजिब सवाल था कि आप, बहुत सारे लोग, हम बल्कि एंकर्स पर भी आरोप लग रहे हैं आजकल कि ये जो वॉर मॉन्गरिंग होती है, क्या वॉर वाकई ही सोल्यूशन है? अभी 40 गए हैं, ऐसे हजारों की जान खतरे में पहुंच जाएगी। वॉर सोल्यूशन है कि नहीं ये एक स्ट्रेटजी डिसाइड करेगी, बट आपने रिटेलिएट करना है और आप चूज करेंगे कैसे रिटेलिएट करना है। वॉर एक डेफिनेट सोल्यूशन है, हम 4 युद्ध लड़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब की बोगी हर बार हमारे सामने खड़ी कर दी जाती है। 99 में कारगिल में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम की बोगी ही डाल के कारगिल पे अटैक किया, आपने रिटेलिएट किया, कुछ नहीं हुआ। आप रियलाइज करिए, एक टेररिस्ट देश है, दुनिया जानती है टेररिस्ट देश है। आज आप अपने फौजियों की, अपने मार्टियर्स की अगर आप शहादत का जस्टिस, मैं इसको एवेंज रिवेंज नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा न्याय, जस्टिस, अगर आप उनके जस्टिस के लिए एक टेररिस्ट को फॉलो करके उनको एलिमिनेट करते हैं, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की हिम्मत होगी कि वह न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी नहीं। अमित रैना के ने वाजिब सवाल उठाया, उसका जवाब दीजिए कि वो अवेंज या रिवेंज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस तो होना चाहिए ना। इससे पहले भी शहादत हुई, क्या जस्टिस मिल पाता है इन जवानों को, उनके परिवार वालों को? देखिए, ये मौका इस समय इतना ज्यादा भावनापूर्ण है, भावभीना है कि इस समय हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें किसी भी किस्म की जो सधे हुई बात करना जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे हम समझ नहीं रहे हैं बात को। पर आप देखिए, ये पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो सरकार ने फौज लगा दी थी और 9 महीने फौज लगी रही वहां। और वाजपेयी जब खत्म, उनका जब कार्यकाल समाप्त हो रहा था तो उन्होंने कहा गलती की, आर पार की लड़ाई करनी थी, उन्होंने भी कहा था ये बात। तो ये जो जज्बा है इसके तो सभी कायल हैं, ये तो जज्बा बार बार आता है। फिर 26/11 के बाद भी ये जज्बा था, बहुत तेज था, और अब जो आज जो जज्बा है बिल्कुल सही है। इसका मैं आपको फिर से कह रहा हूं, एक आम नागरिक, आप डिप्लोमेट की तरह बात करते हैं, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट की तरह बात करते हैं, आर्मी वाले, सेना वाले, वो क्योंकि वो जवान खोते हैं वहां पर, वो उस लहजे में बात करते हैं। लेकिन आम भारतीय नागरिक के लिहाज से अगर सोचा जाए तो ये जज्बा आता है, चला जाता है, क्यों कोई जवाब ऐसा नहीं दिया जाता? मल्टी प्रोंग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं हो पाती है? आप डिप्लोमेट की तरह बात कर रहे हैं यहां पर, सवाल ये है। नहीं, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने जो आज दिन में कहा है, उनके एक एक शब्द में बहुत वजन है। वो जो कुछ उन्होंने कहा पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी का रास्ता चुना है, पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। ये बातें जो हैं ये बहुत भारी हैं। सर, कड़ी निंदा हम पिछले 5 साल से सुन रहे हैं, हर बार कड़ी निंदा होती है। ये शायद मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, ये पाकिस्तान ने आखिरी कदम ले लिया है और होता कुछ नहीं है। मैं वॉर की बात ही नहीं कर रहा। अगर वॉर सोल्यूशन नहीं है, हो सकता है सोल्यूशन नहीं है, अमेरिका एक देश पे जाके कब्जा कर लेता है उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए, तालिबान को खत्म करने के लिए, मैं फिर भी कहता हूं नहीं है वॉर सोल्यूशन। आपके इकोनॉमिक सोल्यूशन तो है, आपके डिप्लोमेटिक सोल्यूशन तो है। आप अमेरिका को कल स्टेटमेंट इश्यू कर रहे हैं कि पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करिए, टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर करिए। अरे आप खुद तो कर लीजिए, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो निकाल लीजिए, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लीजिए पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर करने के लिए। वो आतंकिस्तान है, उसको डिक्लेरेशन की क्या जरूरत है? डिक्लेरेशन की जरूरत इसलिए है ताकि आपकी एक एसओपी बने, आपको कैसे डिक्लेयर डील करना है एक एनिमी स्टेट के साथ।
तो कम से कम ये जो ऑल पार्टी मीटिंग होगी, इसमें सब लोगों को इकट्ठे एक मंच पर आकर बोलना चाहिए कि अगर चाहे एक्सट्रीम स्टेप ऑफ स्नैपिंग द डिप्लोमेटिक टाइज भी होता है तो सब एकजुट हो। फिर उसके बाद शॉल बस ये सब डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, कम से कम वो एकजुटता तो दिखनी चाहिए कि कम से कम सॉफ्ट स्टेट नहीं है, हम एक्शन ले सकते हैं। कर्नल खन्ना, मुझे ये बताइए कि खास तौर से अभी ये सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात हुई थी, अगर सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 की बात की जाए या ओसामा बिन लादेन की तर्ज पर अगर हम एक सीक्रेटिव ऑपरेशन की बात की जाए, क्या ये दोनों ऑप्शंस अभी खुले हैं और कितने डूएबल हैं? आई थिंक डूएबल है, बट इट हैज टू, ये सब निर्भर है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कैपेबिलिटी के ऊपर। सबसे पहली चीज है हमारा सबसे ज्यादा जो दोस्ती है वो 3 जो कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इजराइल हो गया, रशिया हो गया। रशिया भी कुछ 3 साल पहले बिना किसी बड़े रीजन से अपनी पूरी फौज को लेकर सीरिया में घुस गया था आईएसआईएस को हराने, ये जानते हुए कि अगर वो अभी नहीं घुसे तो अगले 10 साल के बाद आईएसआईएस का और इस्लामिक टेररिज्म जिहाद जो है वो रशिया के अंदर फैल जाएगा। इजराइल को अगर आप देखो तो उनकी सीधी पॉलिसी है नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव, ना कभी भूलो ना कभी माफ करो। हमारा प्रॉब्लम यह है, पार्लियामेंट हो या कालूचक हो या उरी हमला हो, मुंबई हो, हम 10-15 दिन टीवी पे उसके बारे में बोलते हैं, महीने बाद कुछ करते हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है, फिर भूल जाते हैं। अब अगर आज आप डिसाइड करो, क्योंकि आप सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 खास तौर से हम तस्वीरें बयां कर दें, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी शायद पहुंचने वाले थे, हलचल तेज हो गई है यहां पर। चलिए देखेंगे कि उनका कैबिनेट वहां पर पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी को भी पालम एयरपोर्ट पर पहुंचना था, किसी वजह से ये शायद देरी हो रही है। जी, अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। 40 जवानों को यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसके बाद उनके पार्थिव शरीरों को लेकर जाया जाएगा उनके घरों पर, ताकि उनका अंतिम संस्कार कल किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ तौर पर कह दिया, एक कड़ा संदेश दे दिया, जिसकी बात हम कर रहे थे कि समय, स्वरूप और स्तर, किस स्तर पर जवाब दिया जाए, किस स्थान पर जवाब दिया जाए, उसके लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है। और इस बार जो पाकिस्तान की तरफ से गुस्ताखी की गई है उसे माफ नहीं किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को।
के लोग